हाँ यार, जेई एडवांस 2019 के केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है यार कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन वर्सेस प्लॉट आपके लिए दे रखा है, बीच में क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन भी आपको दिखा रखी है। अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा होगा आपके लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सामने वाला ये कहना चाह रहा है। अच्छा, पहले सीएमसी को एक बार को अलग कर देते हैं, मैं जनरल बात कर लेता हूँ कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात आ रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन कंसंट्रेशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ उसकी मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन किस तरीके से देखने को मिलता है कि सर जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो कि सर जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो नंबर ऑफ आयन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी नंबर ऑफ आयन जितने हैं उतने ही रहेंगे डाइल्यूशन पर, लेकिन जो हिंड्रेंस है, ठीक है, बिटवीन दी आयंस, वो कम हो जाएगी। डाइल्यूशन होने पे बहुत आराम से मूव कर सकते हैं, जहाँ भी जाना जा सकते हैं, इस वजह से इनकी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन में बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन में बढ़ जाएगी तो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में लैम्डा एम कम हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते ही समझ में आ गया कि यार ये वाला ग्राफ तो गलत है, बाकी तीन की तरफ देखेंगे। ठीक है, मतलब जब तक सीएमसी आएगी, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या है कि यार ये आपस में कंबाइन हुए मॉलिक्यूल, ठीक है, पहले क्या था, ट्रू सॉल्यूशन था, हमने ट्रू सॉल्यूशन के लिए बात कर ली, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यार इन्होंने मिसाइल फॉर्मेशन किया और ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया इन्होंने। ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल ने कंबाइन होकर उतनी सफिशिएंट कंसंट्रेशन में, तो हुआ क्या कि जो आयन थे वो क्लब हो गए, आयन क्लब हो गए, तो क्या हुआ, सीएमसी आने के बाद भी, अब हमें सीएमसी आने के बाद ही तो बिहेवियर देखना है बेसिकली। देखो यहाँ सीएमसी के बाद में चीज़ें, ये कह रहा है कांस्टेंट हो जाएंगी, ये कह रहा है कि बढ़ जाएंगी, और ये कह रहा है कम हो जाएंगी। बहुत सीधी सी बात है, जब हमारी जो करंट कैरिंग आयन है वो क्या हुए, क्लब हो गए आपस में, तो वो कम हो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, और फर्दर जो मोलर कंडक्टिविटी हमारी वो कम होगी। ठीक है, पहले भी कम हो ही रही थी, कम पर तीनों में थी, तो हमें देखना था ये इस तरीके से होगी। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा हमारे सामने बोला हुआ है सामने वाले ने कि क्या, कि सर बोरेक्स बीट टेस्ट होता क्या है, हल्का सा ब्रीफिंग कर देता हूं मैं कि एक प्लेटिनम वायर लेते हैं हम हल्का सा, और उसको राउंड सा कर लेते हैं आगे की तरफ से, जिससे क्या हुआ है, और क्या करते हैं उसको, हाँ जी, उस पर हल्का सा बोरेक्स लेके हीट करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा बोरेक्स लिया फिर हीट किया, फिर थोड़ा सा बोरेक्स लिया फिर हीट किया, और क्या होती है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड हमें मिलती है। ठीक है, और फिर उस ग्लासी बीड को क्या करते हैं, किसी भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं। अब फिर उसका कलर, पहले क्या थी, कलरलेस थी, अब क्या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दी, तो फिर कुछ डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं कलर के बेस पे ही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला कह रहा है कि यार क्रोमियम सॉल्ट डाला, तो क्रोमियम सॉल्ट डाला तो हमें क्या, हरा कलर मिला, और हरा कलर किसकी वजह से है, दरअसल ये बता रहा है। तो यार बोरेक्स बीड, जो बीड थी उसको हीट किया ना तुमने, मैंने क्या किया, बोरेक्स को हीट किया तो बीड बनी, सॉरी, है ना, तो बोरेक्स लिया तुमने प्लेटिनम वायर पे हल्का सा, तो बोरेक्स होता क्या है सर, Na2B4O7। जब आप इसको हीट करते जा रहे हो, पहले क्या किया, वाटर निकल गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है, तो मतलब Na2B4O7, लेकिन आप क्या स्टेप बाय स्टेप हीट कर ही रहे हो, इससे चल रही है आपकी हीटिंग। फिर ये आपकी ग्लासी बीड है, ये है बीड दरअसल आपकी। ठीक है, अब बात क्या, मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ, है ना, इस रिएक्शन को याद करने की, क्या बनेगा कैसे बनेगा, रटनी नहीं, याद करनी है। तो सिंपल समझो, होता क्या है, O2 माइनस है हमारे पास में, B2O3 के साथ कंबाइन कर, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ जिससे भूलो नहीं। क्या बन गया आपका, B2, ऑक्सीजन 4 हो गई, 2 माइनस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया BO2 माइनस। बात समझ में आ गई, हाँ जी, मेटाबोलिट आयन। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ भी हो यहाँ पे, जैसे सपोज CuO है, आपने रिएक्शन दिखाई, B2O3 के साथ कंबाइन हुआ, और क्या बन गया सर, हाँ जी, CuBO2 का होल ट्वाइस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, Cr2O3 है बेसिकली, Cr2O3, तो तीन ऑक्सीजन, तो 3 ही B2O3 हमने लगा दिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा, Cr+3 में, जैसे कॉपर +2 में था तो हमने यहाँ पे 2 पहुँचा दिया सीधा, BO2 तो माइनस है ना, यहाँ पे y गया। ठीक है, तो इसी तरीके से CrBO2, अब क्या है, Cr+3 में, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, बस सिंपल सा। इस तरीके से आप भूलोगे नहीं इसको कभी भी, मैंने ये तरीका आपको इसलिए बताया है। ठीक है, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आपको कमेंट करना है सर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में, अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, एक बात तो हमें पता ही है
कि जब मैं बात करता हूँ HCOOH की, है ना, PHCOOH और इसके अलावा बाकी जितने भी RCOOH हैं, इनका ऑर्डर हमें पता है सर, ये ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये तो सबसे कम एसिडिक है, मतलब फोर्थ वाला तो सबसे कम एसिडिक है, इसको मैंने एक बार को हटा दिया बिल्कुल, ठीक है। फोर्थ वाला तो लास्ट में आना है। अब सर फोर्थ वाला लास्ट में आना है तो फोर्थ वाला तो कहीं में भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में है, तो फोर्थ वाले को तो एक्सक्लूड कर दिया, ये वाली कैटेगरी हो गई, इसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। बात आ रही है 1 2 3 की बात आ रही है, इसी को समझना है, इसी को देखना है, इसी को जानना है। समझिए आप हो क्या रहा है बेसिकली यार, जैसे ही इनका आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ कॉन्जुगेट बेस आपने बनाया, ठीक है सर। क्या मिला आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस अल्टीमेटली। तो ये क्यों ज़्यादा एसिडिक है बजाय कि इसके, ये बात हमें समझ में आती है क्या, HCOH PHCOH, क्योंकि PHCOH क्या है अल्टीमेटली, जो इसका कॉन्जुगेट ये बना बेसिकली, कॉन्जुगेट है ना, बेस जो बना C डबल बॉन्ड O माइनस, तो हम अल्टीमेटली क्या चाह रहे थे, ये जो एनायन है, एनायन जैसे जैसे एक्यूमुलेट हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए अल्टीमेटली, लेकिन हो क्या रहा है दिक्कत यहाँ पे यार, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अगली स्पीसीज क्या मिली आपको, जो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके सामने, वो इस तरीके से है CO माइनस O माइनस। सर ये तो उल्टा क्या है, चार्ज बढ़ा रहा है, एनायन बढ़ा रहा है, और ज़्यादा बढ़िया एनायन बना रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि ये अच्छा एसिड होता है बजाय कि इसके। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो जो भी डोनेटिंग है वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इस एनायन को, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब इन तीनों में, ये तीनों कर क्या रहे हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस R या प्लस M, जो भी बोलना चाहो, मैं बेसिकली प्लस R बोल रहा हूँ। ये भी प्लस R लगा रहा है, ये भी प्लस R लगा रहा है, ये भी प्लस R लगा रहा है, ठीक है। तो क्लास में हम ये ऑर्डर लिखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा प्लस R लगाने का ऑर्डर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम। तो जो बिल्कुल कम डिस्टेबलाइज कर रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी, तो मतलब बिल्कुल सही बात है। तो मतलब पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की। ये सिंपल, जिसको प्लस R का ऑर्डर याद और ये बेसिक क्लियर है, और लास्ट में तो फोर्थ हाफ का है ही। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यार। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल ठीक है जी। क्या है, कैलेमाइन, ठीक है। क्या है सर, कार्बोनेट, ZnCO3, कैलेमाइन ZnCO3 है सर। मेलेकाइट क्या है, CuCO3.COH होल ट्वाइस। मैग्नेटाइट Fe3O4 है। क्रायोलाइट Na3ElF6 है। सीधा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई ज़्यादा डिस्कशन की गुंजाइश है नहीं इसमें। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं सर। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ जी, हर एक जो सेट ले रखा है उसमें 4 मॉलिक्यूल सामने वाले ने ले रखे हैं, और कह रहा है ऐसे ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से ऐसे ऐसे ऑप्शन लेने हैं कि पहला क्या है जहां पर चारों के चारों मॉलिक्यूल के पास में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। पोलर होना चाहिए अल्टीमेटली, नॉन पोलर नहीं होना चाहिए। पोलर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं सर। NO2 साफ समझ में आ रहा है सर, नाइट्रोजनी खोपड़ी पे लोन पेयर और इस तरीके से, ठीक है सर। हमें चारों चाहिए, एक भी रह गया तो छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये है NH3 में पता ही है सर, नाइट्रोजनी खोपड़ी पे लोन पेयर होता है अल्टीमेटली, पोलर तो रहेगा ही, कैंसिल करेंगे नहीं। ये भी है। POCl3 में भी समझ में आ गया सर, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, तो सर ये भी सही है। CH3Cl में पता ही है कुछ, अरे CH3Cl में कुछ तो डाइपोल होएगा नहीं, ठीक है। म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, यहाँ हम बताते भी तो हैं इसका अच्छा खासा डाइपोल होता है। यहाँ पर डी डोमिनेट कर जाता है जब CH3F के साथ में कंपैरिजन किया जाता है इसका, तो ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका भी डाइपोल है, तो इसमें चारों सही है। दूसरे में BF3, बस यही खेल खत्म है, ठीक है गुरु। चारों बोला है इसने, चारों। BF3 क्या है, BF3 तो नॉन पोलर है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर ये आपके सामने 120 का बॉन्ड एंगल, तो नेट इफेक्टिव जितना इधर है उतना ही इधर है,
ठीक है, म्यू इधर जितना म्यू इधर इतना, डायरेक्शनल वैसे है, ठीक है, तो म्यू नेट क्या आ गया 0, बस खत्म। पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, O3 में भले ही है, कोई दिक्कत नहीं है। SF6 में फिर 0, क्योंकि सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल होगी आपकी, और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़ेनॉन में भले ही क्या है, पोलर है ये तो, है ना, ये पोलर है आपका, ठीक है, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, पेयर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आपको चारों ऐसे चाहिए थे जो नॉन पोलर हों, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो। ठीक है, सॉरी, जहाँ डाइपोल मोमेंट हो मतलब चारों पोलर हों, लेकिन यहाँ पे ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है, BCl2 वाले केस में सर सिंपल सी बात है, लीनियर इस तरीके से, जितना इधर उतना इधर, कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो डाइपोल नहीं रखेगा। CO2 में कैंसिल आउट, जितना इधर इतना इधर, डाइपोल नहीं रखेगा। BCl3 में जैसे BF3 है वैसे BCl3 है, कैंसिल आउट। ठीक है, ओवरऑल जितना इनके बीच में 120 के एंगल की वजह से जितना इनके बीच में, और डायरेक्शनल वैसे है म्यू, ओवरऑल नेट 0। ठीक है, CHCl3 में कुछ होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, है ना, लेकिन हमें तो पूरा सेट चाहिए था, चारों के चारों चाहिए थे। SO2 सर, SO2 में बिल्कुल है, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू जो है बिल्कुल कुछ ना कुछ है, 0 नहीं है। ठीक है, मतलब पोलर है ये, तो पोलर है, सही है, ये भी पोलर है। H2SE जैसे H2O है उसी तरीके से सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट है ये, है ना, ये आपका H2SE है। ठीक है गुरु, BrF5 ब्रोमीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 के साथ बॉन्ड बना लिया आपने, फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक लॉन पेयर बच गया बेसिकली। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेसिकली एक लॉन पेयर बच गया, तो ओवरऑल यहाँ भी है, तो ये चारों के चारों कैसे हो गए सर, जिन पे डाइपोल है, मतलब जो अपने आप में पोलर हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 और 4 आपका। पढ़िए सर क्या कह रहे हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS जब आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, URMS और ये सब कैलकुलेट करिए आपने। ठीक है, तो सीधा जो कंपैरिजन करा रहा है रूट T/M से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा है ना, तो कह रहा है कि URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल क्या होती है सर? 3 kT/m एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक, पर मॉलिक्यूल, वहीं पे एक मोल के लिए बोल देता तो 3 RT/m हो जाती। ठीक है, ये है ना। तो ये इसका टेम्परेचर अगर 4 गुना करें तो क्या ये 4 गुनी होगी? नहीं, ये मतलब टेम्परेचर अगर 4 गुना करेंगे तो ये 4 गुनी हो जाएगी, सॉरी, लेकिन इसने डबल लिखा हुआ है तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम। टेम्परेचर अगर 4 गुना करेंगे URMS डबल हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये भी सही है ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये सॉरी गलत लिख दिया। अरे फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 kT। ठीक है, तो है ना, वो ही वाला फॉर्मूला लिख दिया था मैंने तो इधर। कोई नहीं, तो मोलर मास पे मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, पर मॉलिक्यूल के लिए एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। चलिए जी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, आसान सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ठीक है, द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल जो फॉर्म होते हैं आपके डी ग्लूकोज के फॉर्म अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, वो आपस में एनोमर ही होते हैं।
एनोमर ही होते हैं आपस में, ठीक है, कि जो भी हेमी एसिटल आपको मिलते हैं गुरु वो आपस में एनोमर ही होते हैं। बात समझ गए आप, ठीक है। सिर्फ पहले पर ही तो चीज़ें चेंज हैं, है ना, यहाँ पर ही तो चीज़ें चेंज हैं। ये जैसे अल्फ़ा है, ये बीटा है, बाकी हर एक का ओरिएंटेशन सेम का सेम है, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। क्लियर है ना बात। ये रहा आपके सामने दोनों के दोनों एसिटल फॉर्म, ठीक है, अल्फा और बीटा इनके। क्लियर है ना। चलिए ये क्या है, ये सही हो गया पहला स्टेटमेंट। तो फिर कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। देता है, मैं पूरी बात नहीं बता पाऊंगा डिटेल में इतनी ज़्यादा, है ना। ये भी सही है। दूसरा, अरे हाइड्रोलाइसिस कराते हो आप जब C12H22O11, ठीक है, तो क्या मिला आपको, एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रक्टोज मिला, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो लेवोरोटेटरी है। C6H12O6 जो ग्लूकोज मिला वो डेक्स्ट्रो है, ठीक है, जो PPL है उसको राइट की तरफ घुमा देता है, ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और ये आपको फ्रक्टोज मिला लेवोरोटेटरी। बात समझ में आ गई, ये भी सही। थर्ड कह रहे हैं मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई डाई है, डाई दे सकता है, डाई का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं, पॉली का करते हैं तो डाई मोनो मिल जाते हैं, ठीक है। अब मोनो का ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कैसे मिलेगा, गलत बात है। तो ये कह रहा है कैन नॉट, तो सही है ये बात। तो लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है क्योंकि CHO ग्रुप रहता है इसके पास में, ठीक है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और क्या ग्लूटामिक एसिड, नहीं ग्लूटामिक एसिड तो ये कौन सा एसिड है, ये तो NH2 कंटेनिंग रहता है, NH2 तो आएगा ही नहीं कहीं से, है ना। ग्लूटामिक एसिड तो कहाँ पढ़ते हैं अपन, बायोमोलिक्यूल में ही पढ़ते हैं यार, है ना, अमीनो एसिड्स वगैरह, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है दरअसल, जो पहला कार्बन ये आपका ग्लूकोज है बेसिकली, है ना। ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो ये होती है खैर, लेकिन जो नॉर्मल वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। बात समझ गए। तो यार जब इसको ब्रोमीन वाटर के साथ में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऑक्सीडाइज होके और क्या बन जाता है, यहाँ पर पहले वाले कार्बन पर COOH आ जाता है, बाकी सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है, जो भी होना है ना। तो सर ये ऑक्सीडाइज हो गया इसमें, तो ये है क्या जो बना है ये, ठीक है, ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड। बात समझिए गुरु, है ना, ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूटामिक नहीं है ये, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया आपका। पॉइंट क्लियर। पढ़ लेते हैं सर अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है आपसे यार, आप 92 यूरेनियम 238 से कोई पार्टिकल निकला, डिके हुआ इसमें, ठीक है, और बन गया 90 थोरियम 234। इसमें 2 की कमी, इसमें 4 की कमी, मतलब साफ साफ है कि ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है गुरु। आगे बढ़े सर, 90 थोरियम 234, 91, ठीक है, पैलेडियम 234, ये सेम रहा, ये बढ़ गया, तो मतलब यहाँ से -1 बीटा यही निकला होगा, ठीक है, नेगेटिव बीटा डिके, बिल्कुल सही बात है, तब ये मिल गया हमें। ये सेम रहा, ठीक है, तो यहाँ भी इस बात समझ में आ रही है कि यार एक और नेगेटिव बीटा डिके करा दें अगर, तो ये बन जाएगा हमें। बात समझ में आ गई, ये 92 वाला है ना। यहाँ भी क्या है, -1 बीटा 0, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे अल्फ़ा से ही ये आराम से मिल रहा है, इसमें 4 की कमी, इसमें 2 की कमी, तो मेरे को चमक रहा है ये क्लियरली, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि सर यहाँ से अल्फ़ा निकल, यहाँ पे 4 की कमी और एक ही पार्टिकल का डिके हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 92 रह रहा होगा, और 92 बनाने के लिए यहाँ बीटा डिके हुआ होगा, कैसे ही समझ लो, बात यह है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, चार्ज पार्टिकल है, हीलियम 2+ ही तो है अल्फ़ा, ठीक है, आराम से जाएगा। X2 जो है बीटा माइनस है, ठीक है। X3 गामा रेज है, गलत है। Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम,
जेड आइसोटोप है यूरेनियम का, बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, यहाँ 234 है, यहाँ पे 238 है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए जी बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपके सामने। थोड़ा सा कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, बेसिकली केमिस्ट्री तो कम ही है इस क्वेश्चन में। कह रहे कि आ टिन क्लोराइड अंडरगोज दी फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस्ड नहीं है गुरु कोई भी रिएक्शन। यार टिन क्लोराइड है तो मेरे सामने साफ समझ में आती है यार, मैं सोचता हूँ कि SnCl2 हो सकता है या SnCl4 होगा। SnCl2 मैंने लेके चल लिया, ठीक है, तो SnCl2 हो सकता है, Cl माइनस के साथ में रिएक्ट किया होगा तो क्या बन गया होगा सर, SnCl3 माइनस। ठीक है, फिर कह रहा है कि SnCl2 साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि ये, हाँ जी, नाइट्रोजनी खोपड़ी पर लॉन पेयर है और ये यहाँ पे वैकेंट है, बेसिकली ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये एज अ लुईस एसिड बिहेव कर रहा है, ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए जरा। हाँ जी, ये मिला नहीं मिला, SnCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि सर SnCl2 ने CuCl2 के साथ में रिएक्शन करी और मिला आपको, हाँ जी, Z प्लस CuCl। ठीक है, CuCl आपको मिला है, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं बैलेंस, ये सब अनबैलेंस्ड रिएक्शन है सारी की सारी। ठीक है, तो ये CuCl मतलब बचा कुचा कहाँ चला गया, यहाँ पे SnCl4 बना होगा, वो हमें समझ में भी आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आप सोचोगे यहाँ पे SnCl4 लेके हम बना देते, ये चीज़ें हो जाती। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे कहाँ पहुँचाते फिर इनको, तो बहुत कॉमन सेंस से बात है कि हमें SnCl2 ही लेना पड़ेगा, है ना। अब कह रहा है, और दूसरी बात इसने बोली भी है कि यार हमें यहाँ से भी तो हिंट लगी कि सामने वाले ने बोला है कि X जो है वो मोनो एनाइन है हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। ये पिरामिडल ज्योमेट्री रखने वाला मोनो एनाइन है। ठीक है, पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप SnCl4 ले लेते Cl माइनस, तो SnCl5 माइनस बन जाता वहाँ पे, तो SnCl5 माइनस पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं रखता। बात क्लियर हो गई, इसीलिए ज़रूरी था कि SnCl2 ही आपको लेना था। दो ही चॉइस थी, SnCl2 आपने ले लिया जो जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, बोथ Y एंड Z आर न्यूट्रल कंपाउंड। ये Y है आपका और ये Z है, क्या दोनों न्यूट्रल दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई कहेगा नहीं तो साहब मैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो भी तो न्यूट्रल है ओवरऑल। ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो आप जैसे चाहो दिखा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल है ही। ठीक है, ये बात सही करी है हमने जो कि आप देख लो, द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पिरामिडल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर नहीं है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो 4 हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन बाय, बिल्कुल दिख रहा है हमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इन बाय, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, The oxidation state of the central atom in Z is +2। तो Z में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्या गलत बात है, +4 है, तो गलत हो गया सर। ये दोनों तो अब तक ठीक चल रहे थे, ये गलत निकल गया। The central atom in Z has 1 lone pair of electron। कहाँ lone pair of electron है गुरु, कोई lone pair of electron नहीं है। ठीक है, गलत बात है। अरे कौन सी कार्बन वाली फैमिली में है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के साथ में Cl के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड सामने वाले ने बना रखा है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने कि यार 4 रिएक्शन आपको दे रखी हैं, चारों रिएक्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। ठीक है, यार SO2 का 1 मोल बना, बिल्कुल ठीक है, S8 से बना, ठीक है ना, और ये सब अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल सही है। क्या H2O का 1 मोल बना, नहीं, गलत हो गया, यहीं पे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। O3 ओजोन का 1 मोल बना है, बिल्कुल सही बात है। O2 गैस स्टेट में है, इसी से बना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली।
C2H6 का 1 मोल बना है, ठीक है। क्या ये एलिमेंटल स्टेट में? नहीं, यहाँ पे ग्रेफाइट होना था गुरु, ठीक है ना। गैस नहीं, सॉलिड होना था उसे, कार्बन ग्रेफाइट ही तो होना था एलिमेंटल स्टेट वाला, तो सही होता। तो ये सही है और ये सही है, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। हाँ जी, पढ़ लेते हैं सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। C6H10 आपके सामने दे रखा है और फिर आगे ये सब रिएक्शन हुई, ये सब हुई, ठीक है सर, ठीक है। इसके यार हाँ कोई नहीं है ना। ऑप्शंस दे रखे थे बेसिकली, ऑप्शंस इसमें कॉपी नहीं हो पाए, कोई नहीं अपन देख लेंगे, ठीक है। उससे एक हिंट तुम्हें लग जाती है बस, और कुछ नहीं है। पर कोई नहीं, तुम्हारे पास पेपर होगा, देख सकते हो उसमें से ऑप्शंस, है ना। क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए डील कैसे करना है। सबसे पहले इस पर नज़र डाली हमने, इस पर नज़र डाली तो हमें साफ साफ सबसे पहले इसकी DU कैलकुलेट करनी है गुरु। DU कैलकुलेट करी, DU2 दिखी हमें इसकी, ठीक है। फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर ली, मेरे को साफ दिख ही रही है ना। DU कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली। 2 दिखी, और एक जितने भी ऑप्शन है इसमें सब क्या दिख रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म में दिख रहे हैं। और कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, किसी में CH3 यहाँ लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है, किसी में डबल, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ही सारे के सारे ऑप्शन हैं। तो मेरे को एक बात देखने से पता चल गई क्या है इसमें, साइक्लोहेक्सेन की एक रिंग है, ठीक है। एक हल्का सा आइडिया मेरे को लगा, साइक्लोहेक्सेन की रिंग लेके मैं चल सकता हूँ, ठीक है। तो एक DU तो यहीं कंज्यूम हो गई कि एक इसकी वजह से हो रखी होगी, और फिर बाकी सब चीज़ बैलेंस करी तो मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा। मतलब बेसिकली जो मैंने C6H10O ले रखा है वो ये है, ठीक है ना। मैं श्योर हो गया, और बाकी तो ऑप्शन से और बाद में मैच कर लेंगे। एक तो मैं हल्के से जैसे ऑप्शन दे रखे थे उससे देखा और DU से देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि यार ये हो सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं फिर क्या हुआ। CH3 माइनस गया सर एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक किया सर, यहाँ पर अटैक किया है, ठीक है। क्या मिला आपको? हाँ जी, आपको मिल गया यहाँ CH3 लग गया, और यहाँ पे O माइनस था तो यहाँ से H2O से हाइड्रोलिसिस होके यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। ये बन गया अल्टीमेटली, ये आपका Q है। बात समझ गया, ये Q है। फिर क्या है सर, अगर HCl डालेंगे एसिडिक मीडियम में, अगर लेंगे इसको, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगी, क्योंकि हीटिंग वीटिंग आप कर नहीं रहे हो, कुछ भी नॉर्मल ले रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगी अल्कोहल के लिए, है ना। SN1 रिएक्शन से चला जाएगा, SN1 से मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका कॉन्क HCl वाला, ठीक है। यहाँ पे H प्लस गया, ये बढ़िया लीविंग ग्रुप बन गया, ये बन चुका है, ये लीव किया, और Cl जो है यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो भी बना होगा यहाँ पे बाद में Cl माइनस जुड़ गया। तो अल्टीमेटली जो मिला आपको वो ये मिला है, ठीक है, Cl। ये आपको मिल गया सर S मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो ये मिलेगा ना, सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। वहीं पे ही Q से अगर आपको हीट कर रहे हो और फिर वही एसिडिक मीडियम आपने ले लिया, तो अब क्या है, हीट करोगे तो मेजर प्रोडक्ट जो आपको R मिलेगा वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको E1 देखने को मिली यहाँ पर E1 देखने को मिली, है ना। कहाँ लिखूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, E1 के थ्रू गया, एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया अल्टीमेटली, ये CH3। बात क्लियर हो गई। ये क्या है आपका R है। फिर फर्दर R से क्या है, U भी बन रहा है, T भी बन रहा है। ध्यान से देखेंगे, R से पहले मैं U बना लेता हूँ, ठीक है, U की तरफ जा रहे हैं। क्या किया, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराई, एल्कीन की रिएक्शन, ठीक है। याद आ रही है कि ब्रोमीन ऐसी जगह जुड़ेगा कि जुड़ने के बाद में जो रेडिकल बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन याद है, पेरोक्साइड ही तो है ये, कि मतलब सर ब्रोमीन इस तरीके से जुड़ेगा उस कार्बन पर जिससे बनने वाला जो रेडिकल है वो स्टेबल हो रहा हो। जो रेडिकल बना उस पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ठीक है, सिंपल से यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। हाइड्रोजन दिखाओ मत दिखाओ कोई मतलब नहीं, ठीक है, वहीं पे दिख ही रहा है। ये आपका U है। और फर्दर आपसे क्या बोला हुआ है सर,
कि टी पहुंचना है आपको, टी। हाइड्रोजनेशन किया सर आपने, इसका हाइड्रोजनेशन किया, एल्कीन ख़त्म, ठीक है। फिर Br2H न्यू, तो मतलब अब कौन सी रिएक्शन हो गई, हाँ जी, एल्केन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड बन रहा है बेसिकली, एल्काइल हैलाइड बनेगा और कैसे, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। तो रेडिकल जहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा हो, और ब्रोमीन के केस में हमें पता है, ठीक है गुरु। तो रिएक्शन 3 डिग्री के लिए इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ रेडिकल से ही हम पता लगा लेते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। हम तो रिलेटिव यील्ड वगैरह की बात भी नहीं करते यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, CH3 तो है ही, तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला रेडिकल सबसे बेहतरीन मिला होगा, तो यहीं पे Br आ रहा होगा आपका। क्लियर है पॉइंट। तो ये सब आपके सामने हैं जितने भी हैं, ये दिख रहा है ना साइड से बिल्कुल एंड तक का, परफेक्ट सब दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सिंपल है आपके सामने, क्या कह रहे हैं सामने वाले, फ्यूज़न ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 कराया आपके सामने, ठीक है। एक सॉल्ट मिला, ये दरअसल रिएक्शन है जहाँ पर हम MnO2 से अल्टीमेटली, याद होगा आपको, KMnO4 बनाते हैं, ठीक है। D&F ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ते हैं, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है बेसिकली, है ना। पहले MnO2 से K2MnO4 मिलता है हमें, फिर इसी का ही या तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दूं या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, उससे भी ये रिएक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है सच, है ना। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमें KMnO4 मिल जाता है, ठीक है। किस किस के साथ रिएक्शन हुई, KOH के साथ में और O2 के साथ में, और कौन सा सॉल्ट मिला हमें, ये जो सॉल्ट है ये W है, ये सॉल्ट है। इसमें जो एनायन है MnO4 2-, ये एनायन है, ठीक है, मतलब Y। ये सॉल्ट मिला आपको, ये कौन सा है सर, X है, ठीक है। इसमें जो एनायन है MnO4-, इसको सामने वाला लिख रहा है किस नाम से, Z नाम से, ठीक है, क्लियर। कह रहे हैं कि दोनों में Y और Z में पाई बॉन्डिंग किस किस के बीच में है, p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन और d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। क्या ये बात सही है, आपने बनाया सर MnO4-, ठीक है, या फिर MnO4 2- आपने बनाया, ठीक है। दोनों में ही क्या है सर, हाँ जी, जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसका कौन सा ऑर्बिटल, इसका P, इसका कौन सा D, ठीक है, सही है बिल्कुल। बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप, देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 सही है, दोनों ही कलर्ड होते हैं, ठीक है। KMnO4 भी कलर्ड है, K2MnO4 भी कलर्ड है। KMnO4 में एक बार ऐसी फीलिंग आ जाती है हमें कि D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, है ना, मतलब सॉरी Mn+7 में है ना, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम के थ्रू, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें कलर देखने को मिलता है। दोनों ही कलर्ड हैं बेसिकली, ठीक है, दोनों कलर्ड हैं, बिल्कुल सही है। इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है, ठीक है, बिल्कुल। ये किस में है, यहाँ पे +6 में है ना, जा सकता है ना, एक ज़्यादा वाली में चला जाता है MnO4-, मैक्सिमम +7 जा सकता है, पहुँच गया सर +7 में, और MnO2, बात समझ में आ गई, ठीक है। Z, ये Z ही तो है अल्टीमेटली, ये Z ही तो है, परफेक्ट। आगे क्या कह रहे हैं, Y इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर, Y क्या है आपका MnO4 2-, तो ये तो क्या है, D1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये डायमैग्नेटिक है, गलत बात, ये पैरामैग्नेटिक है। और Z जो है पैरामैग्नेटिक है, नहीं, Z जो है वो डायमैग्नेटिक है, तो ये गलत हो गया लास्ट वाला आपका, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है सर कि एक रिएक्शन है, ठीक है, और उसका Kc आपको गिवन है, पूछा हुआ है, और मतलब पहले दिया हुआ है क्या क्या, कि जब इक्वल वॉल्यूम लिया, कंसंट्रेशन इनकी ये दे रखी हैं, इनको मिक्स किया गया है, ठीक है, मिक्स किया गया है और इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन आधी से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये तो इंडिविजुअल था ना,
और फिर कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन Fe2+ की बतानी है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान ही है, ठीक है। Fe2+, रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, FeS सॉलिड, ठीक है। जब ये इंडिविजुअल थे तब इनकी कंसंट्रेशन इतनी ले गई थी, लेकिन एक ही कंटेनर में जब मिला लिया गया तो वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन आधी। तो T=0 पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चल रहे हैं आप, 0.03, और इसकी 0.1 ले रखे हो जब आप एक ही कंटेनर में इनको ट्रीट कर रहे हो, जब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। हमें इसकी तरफ नज़र डाली, यहाँ पे दिख रही है हमें कि यार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा सर, रिएक्शन लगभग कंप्लीशन की तरफ चली गई होगी, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चली गई, जितनी जा सकती है उतनी, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक खत्म हो गया होगा, क्योंकि एक ये अनइक्वल है तो एक खत्म हो गया होगा, कोई लगभग खत्म हो गया होगा। ये इनफाइनाइट होती तो कम्प्लीटली खत्म हो जाता। तो मैंने सोचा कि यार जब T इनफाइनाइट होता तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया होता। तो ये अगर 0.03 गया है तो ये कितना बच गया होगा था, 0.07, और ये कितना बन चुका होता। इससे तो कोई मतलब नहीं है, केसी लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड में इसलिए मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये बन चुका कितना होता, 0.03 बन चुका होता। इसको लेंगे नहीं अपन, ये तो कांस्टेंट, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं। चलिए, लेकिन ये बात कौन सी कर रहे हैं हम, तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है, तो मतलब इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हो रही होगी, इनफाइनाइट से जस्ट पहले की बात, जब ये कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ हो। सपोज ये x बच रखा हो, x बहुत छोटा होगा, है ना, और x बच रखा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.07 प्लस x होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं ना। तो बस लिख दीजिए आप, क्या आ गया, केसी का एक्सप्रेशन, हाँ जी, सॉलिड के लिए बाई प्रोडक्ट x बाई 0.07 प्लस x। केसी की वैल्यू आपके सामने है 1.6 × 10⁻17। x बहुत छोटा है, 0.07 है कंपेरेटिवली, ठीक है। देख लो ना, वैल्यू बहुत कम आने वाली है, देखने से पता चल भी रहा है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ गया अपना एक्सप्रेशन, सीधा 1/x इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻17, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके सामने, क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे। हाँ जी, एक और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, डेफिनेटली आसान है, ऐसा नहीं परेशान होना बिल्कुल भी कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर रिएक्शन करानी है आपको XeF4 की O2F2 के साथ में, फ्लोरिनेशन होगा, पता ही है हमें, ये F2 इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। XeF6 आपको मिला और साथ में O2 मिला। कह रहे हैं कि टोटल, और जो कौन सा कंपाउंड मिला आपको, बेसिकली ये Y है। टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इसमें बताने हैं आपको। जेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 आपने इधर जोड़ दिए, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए ना। तो एक तो लॉन पेयर की फॉर्म में भी रहेगा ही रहेगा। हर एक फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ काम में आ गया, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए, हर एक पे 3-3 लॉन पेयर। क्लियर है, कितने हो गए, 3 × 6 18 और एक 19। यही पूछा था हमसे। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है सर। बोल रहा है कि यार अल्टीमेटली जो आपको T मिला, T में टोटल नंबर ऑफ Br एटम कितने हैं वो बताना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ध्यान से देखेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट एनिलीन के साथ में है, तो जितनी भी पोजीशन है तीनों की तीनों, ठीक है, मतलब ऑर्थो और पैरा सब जगह जाके ब्रोमिनेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। पहले देखते ही पहचान गए हम भाई ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन है, ठीक है जी। फिर क्या है, NaNO2 HCl ये दे देता या HNO2 दे देता, बेसिकली NO+ जाके यहाँ पे रिएक्ट करता, और ये क्या काम आती है, N2Cl बनाने के काम आती है, मतलब डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। N2Cl बन गया यहाँ से, ये पहला वाला, मतलब ये पहली स्टेप में बना बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे NaNO2 और HCl जब डाला तो क्या मिला आपको, देख लीजिए सर, N2Cl मिल गया,
और यहाँ पे ब्रोमिनेशन, है ना। मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ गुरु इसकी। यहाँ से NO प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आता है NO प्लस, और वो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये अटैक करता है, और यहाँ से N2 मतलब यहाँ से क्या है, फिर H2 लीव होता है, फिर ये बनता है आपको दरअसल, ठीक है। ये बन गया आपका। अब नेक्स्ट सेंडमेयर रिएक्शन देखते पहचान में आ रहा है। सेंडमेयर सॉल्ट ऐसे याद रख लिया करो, ठीक है, 2 रिएक्शन रहती है ना यहाँ पे, तो सेंडमेयर सॉल्ट SS के नाम से, सॉल्ट ही तो है CuCN, ठीक है। तो क्या मिल गया यहाँ से, ये रिप्लेस होकर यहाँ पे CN ऐड हो जाएगा, मतलब सेंडमेयर रिएक्शन हुई आपकी। क्या मिला आपको, ब्रोमीन तो जहाँ है वहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पर CN आ गया आपका, और यहाँ पर Br है ही, ठीक है सर। हाँ जी, हाइड्रोलाइसिस करके हीट किया, ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। मिल गया आपको COOH, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br। फर्दर SOCl2 पेरिडियन के साथ में रिएक्शन, है ना, ये तो क्या मिल जाएगा, COCl आपको मिल गया सर, ठीक है। यहाँ ब्रोमिनेशन हर जगह पर, परफेक्ट। तो ये आप पहुंच चुके हो गुरु Q पर, ये Q, ये ऑर्थो पे यार, है ना, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ये आपका है Q। अब देख लीजिए इस स्कीम के थ्रू गए, ओलियम होता क्या है, H2SO4 और SO3, ठीक है। SO3 यहाँ से जाके अटैक करेगा, बेसिकली क्या बन जाएगा इसका, सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन मतलब पहली स्टेप के बाद में हमें क्या मिला, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, पहली स्टेप के बाद में यहाँ सल्फोनेशन हो गया तो SO3H आ गया, तो यहाँ पे हमें मिल गया सबसे पहले SO3H। फिर NaOH लेके हीट किया तो इप्सो अटैक हुआ दरअसल, मतलब जिस लोकेशन पे जुड़ा हुआ है वहीं पे ही जाके ये जो ग्रुप है OH माइनस यहाँ के जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, बेस था तो O माइनस बना होगा, उसने H प्लस ने जोड़ के यहाँ पे OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट स्टेप ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर नहीं है, ध्यान से देख लिया करो, सिंपल ब्रोमीन है तो ब्रोमीन जाके पैरा पे जुड़ जाएगी, मेजर पूछा है ना, ठीक है। ये आपका S है। आगे आ जाओ, S में अब पहले NaOH तो क्या करेगा, सिंपल यहाँ से बस जो एसिडिक H है इसको निकाल लिया और इसको O माइनस बना दिया, ठीक है, ये बन गया। अब इसी Q के साथ रिएक्शन करानी है, Q ये है, तो Q में है क्या सीन, ध्यान से देख लो दरअसल, हाँ जी, यहाँ पे COCl है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ Br है। क्वेश्चन तो हो चुका है आपका, क्वेश्चन में पूछा था कि कितने Br एटम होंगे, दिख रहा है कि 1 2 3 4 ही तो होंगे, पर इसने कहाँ रिएक्शन करी, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव कर रहा है। गया सर, अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, अटैक किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया, जब इसने बैक अटैक मारा तो ये यहाँ से लीव करेगा, तो क्या मिला आपको, अल्टीमेटली आपको मिल गया यहाँ O माइनस, ठीक, सॉरी यहाँ Br है, गया O, C डबल बॉन्ड O, ये वाला Cl तो लीव कर चुका है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ Br, तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला आपका T जो है ये T है, इसमें 1 Br 2 Br 3 और 1 4, आपका आंसर हो जाएगा 4 सर, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी। अमंग B2H6, मतलब ये सब जो दे रखे हैं, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड किन किन में बन रहा है। B2H6 आपने देखा सर, हाँ जी,
ये B2H6 होता है आपके सामने, ठीक है। ठीक है, ये B2H6 है। क्या सेम टाइप के बीच में बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड? मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन और बोरोन है, ना तो बोरोन बोरोन है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन है कहीं भी, तो लिस्ट से बाहर हो गया अपनी से। B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते हैं इसको। ये कैसी है सर? हर अल्टरनेट पे, है ना, हर जगह पे H H H H H H, ठीक है। कहीं भी सेम टाइप के एटम नहीं है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, बोरोन बोरोन के बीच में बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है अपनी लिस्ट में, कट गया। N3O सॉरी N2O N2O, ठीक है। क्या बना रहा हूँ मैं यार? हाँ जी, है ना, यहाँ तो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो सही है ये। N2O4, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। H2H2O3, सल्फर सल्फर के बीच में है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। H2H2O8, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो ये भी सही है। तो कितने हो गए ऐसे? नंबर काउंट करना था 1 2 3 4, पूछा ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें ऐसे बताने थे। पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपके सामने। काइनेटिक डेटा हमें दे रखा है, एक्सपेरिमेंट कंडीशन दे रखी हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या दे रखा है हमें, मतलब मैं जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट में जो भी ऑर्डर आ रहा होगा, बी के रेस्पेक्ट में सपोज पी क्यू आर, एक्सपेरिमेंटल है ना ये, तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जो भी आ रहा होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो जब मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो ये वैल्यू आई, दोबारा किया और मैंने ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, ठीक है, सी की भी कांस्टेंट रखी, ठीक है, और बी की डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 0 है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 0 है, ठीक है। हाँ जी, अब ध्यान दो, अब 1 और 3 की स्टडी कर रहे हैं, अभी तो 1 और 2 की देखी थी, अब 1 और 3 देख लो कि 1 देखा मैंने, 1 पे नज़र रखनी है और 3 पे रखनी है। ध्यान से देखो कि अगर ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की कांस्टेंट है, ठीक है, बी की भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, लेकिन सी डबल कर दिया, सी डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, ठीक है, डबल करने पे डबल हुई है तो इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, हाँ जी, 1 और 4 को देख रहा हूँ मैं, 1 और 4 को देखना है, इसको और इसको देखना है, ठीक है। ए की जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 गुनी करी हमने, बी की सेम की सेम, बी सेम की सेम, सी सेम की सेम, ध्यान से देखो, बी सेम सी सेम, और ए 1.5 गुनी करी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 1.5 गुनी हो गई, तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ जी, ये सब कुछ ऑर्डर वगैरह पता चल गया। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का ये वाला डेटा उठा लूँ, पहले वाला 6 × 10⁻⁵, के तो हमें पता ही नहीं है, ए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, ये तो 0 को लिखने का मतलब ये कोई मतलब नहीं है, 1 हो गया है पूरा टर्म तो, ठीक है। सी कितना है 0.1, तो यहाँ से के आ गया, क्या के कितना आ गया बताओ, 3 × 10⁻³ आया नहीं आया के, समझ गए क्या आ गया ना। अब बताओ
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द रेट ऑफ रिएक्शन जब ए की कंसंट्रेशन इतनी हो, बी की इतनी हो, सी की इतनी हो, ठीक है, तब बतानी है रेट ऑफ रिएक्शन हमें, रेट ऑफ रिएक्शन तब बतानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम तो यही लिखना जानते हैं, यही है रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। के तो सेम ही रहेगा पूरी रिएक्शन के लिए, के कितना है 3 × 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन है 0.15, ठीक है, और सी बी के रेस्पेक्ट में 0 तो बी तो लेंगे नहीं, सी की क्या है 0.15, ठीक है। आ गया आपके सामने आंसर, यही तो पूछा है आपसे, बात समझ गए, ठीक है। कितना आ जाएगा 225 × 3 मतलब 675 और 10⁻⁴ में देख लो आप, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन। ऑन डिजॉल्विंग सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी है सर, कितना है 0.5 ग्राम बेसिकली, और कितने में डिजॉल्व किया गया 39 ग्राम में किया गया, और सॉल्यूट का नेचर दे रखा है सर नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन आयनिक सॉल्यूट है, इस पर ध्यान दें। इसका मतलब साफ है कि I = 1 लेना है, कोई झमेला नहीं है I का। इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ 650 से लेके 640, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे पूछा क्या है, लेकिन इसने पूछा है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। आप ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। इसने दे रखा है कि यार 650 से 640 गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर, P0 - PS/PS = हाँ जी Na/Nb। लगाया 650 से कितना गया सर 640, ठीक है जी। Na सॉल्यूट के मोल मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बाई हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता सर, ये कितना है 39/78, ये भी तो 0.5 ही हो गया, सीधा लिख दूँ इस चीज़ को भी मैं 0.5, ठीक है, परफेक्ट। ये कितना है 10/640, तो ये 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट, तो मोलर मास कितना आ गया 64, ठीक है। हमसे पूछा क्या, ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ΔTF = KF × M, ठीक है, मोलैलिटी है। ΔTF हमसे पूछा है, KF हमें दे रखा है सर, KF कहाँ है, ये रहा 5.12, M मोलैलिटी लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूट के मोल, मोलर मास आ गया ना अब नीचे, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास आपने लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिख दिया, मल्टीप्लाई में 1000, ये आ गया आपका ΔTF आपके सामने, ठीक है, 1.02 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।